नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 20, जिसका नाम है आधुनिक कृषि। इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी तकनीकों की जिसके द्वारा हम जो कृषि है उसको बढ़ावा दे सकते हैं और किन आधुनिक तकनीकों के द्वारा हम उच्च उत्पादकता वाली किस्में तैयार कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति क्या होती है, किसने इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया और किस तरीके से ये जो क्रांति है वो भारत देश में लाई गई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हरित क्रांति शब्द का क्या अर्थ है कि नए पौधों की किस्मों के विकास द्वारा उत्पादन को कई गुना बढ़ाने के उपाय। कोई भी आपकी ऐसी नई किस्म जो तैयार की जा रही है, चाहे वो किसी धान की हो, किसी गेहूं की हो, उसके विकास द्वारा उत्पादन को कई ज्यादा बढ़ा देना ही आपके क्या है, हरित क्रांति का अर्थ है। उच्च उत्पादन वाली धान व गेहूं की किस्में हरित क्रांति के मुख्य तत्व रहे हैं। लेकिन अगर अपन बात करें तो कुछ ऐसे विशेषज्ञ थे जिन्होंने आपके हरित क्रांति को धान और गेहूं के अलावा अन्य जो आपकी चीजें हैं उनके लिए भी प्रयोग में लिया। देखिए यहाँ पर मार्च 1968 में अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के संचालक विलियम गैंड ने पहली बार हरित क्रांति शब्दों का प्रयोग किया। हालांकि हरित क्रांति नामक शब्दों का प्रयोग मुख्यतः गेहूं और दाहन के संदर्भ में किया जाता है, परंतु कुछ कृषि विशेषज्ञों ने मक्का, सोयाबीन और गन्ने जैसे अन्य अनाजों को भी इस श्रेणी में शामिल किया है, जिनके उत्पादन में नई तकनीकों के प्रयोग द्वारा कई गुना वृद्धि हुई है। जिनके द्वारा हरित क्रांति संभव हुई है वे इस प्रकार है। देखिए, फसलों के उच्च उत्पादकता वाले पौधों का प्रवेशन, जो आपकी ऐसी फसल है जिनकी उत्पादकता ज्यादा है उनका प्रवेश करवाया गया। बहु कृषि, बेहतर सिंचाई व पर्याप्त मात्रा में खादों की आपूर्ति और ऐसी पादपों की किस्में तैयार करना जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो, यानी कि बीमारियों से लड़ने की, कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता विकसित हो। तो बीमारियों व कीटाणुओं के विरुद्ध पौधे के संरक्षण की विधियों का प्रयोग करना, वैज्ञानिक कृषि की तकनीकों का अनुसंधान व उनका खेतों से ग्रामीण कृषकों तक स्थानांतरण, खेतों से बाजार तक फसल के यातायात की बेहतर व्यवस्था करना। जब आपके फसल तैयार हो जा रही है तो उसके बाद उसकी कटाई भी होती है और उसको मार्केट तक पहुंचाया जाता है, तो इन सब की व्यवस्था करना। आधुनिक तकनीकों के प्रयोग द्वारा पौधों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि को हरित क्रांति नाम दिया गया है। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन होती है किसकी, हरित क्रांति की। आगे देखिए, जब एक मैक्सिकन गेहूं की किस्म को, अब इस जो मैक्सिकन गेहूं की किस्म थी इसमें क्या लक्षण थे, यानी कि क्या इसकी विशिष्टता थी, तो ऊंची उत्पादकता व अच्छी तरह सिंचाई किए हुए का उतने ही अच्छे स्तर की भारत के गेहूं की किस्म जिसमें रोग की प्रतिरोधक क्षमता एवं अच्छी गुणवत्ता वाला अनाज, ये इसके लक्षण थे। जब इस मैक्सिकन गेहूं की किस्म का इस भारत की गेहूं की किस्म के साथ क्या करवाया गया, अब संकरण करवाया गया, आधुनिक तकनीक द्वारा संकरण किया गया, तब एक उच्च उत्पादकता वाले और बीमारी से लड़ने में सक्षम गेहूं की किस्म की उत्पत्ति हुई। तो जो हमें वांछित लक्षण किसी एक बच्चे के अंदर चाहिए, किसी एक नई जो संतति है उसके अंदर चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि वही वांछित लक्षणों वाले जो अलग अलग किस्में हैं उनके बीच में क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है और उच्च गुणवत्ता युक्त जो आपकी नई संतति है या किस्म है उसको तैयार किया जाता है। कुछ मुख्य क्रांतिकारी किस्मों के नाम हैं जैसे कि कल्याण सोना, सोनालिका, शरबती, सोनारा इत्यादि, और ये सब आपने नाम सुने होंगे। आगे देखिए, भारत में उच्च उत्पादन की किस्मों के प्रयोग का आरंभ कब हुआ, कौन जो है इस हरित क्रांति को भारत में लेकर आया। देखिए, कृषि के क्षेत्र में विकसित देशों के मुकाबले हमारी औसत राष्ट्रीय उत्पादकता की दर विकसित देशों की तुलना में क्या थी, बहुत कम थी।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्राक्तन डायरेक्टर जनरल एमएस स्वामीनाथन, ये नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। कौन? एमएस स्वामीनाथन ने पौधों की उत्पादकता के ठहराव और पौधों के उत्पादन की अस्थिरता का गहरा विश्लेषण किया तथा उन कारणों की तह तक पहुंचने की कोशिश की जिनके कारणवश यह स्थिति विद्यमान थी। उन्होंने की यहाँ की जो किस्में थी उनके ऊपर अपनी क्या की, स्टडीज की। उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? फिर किन्होंने निकाला ये निष्कर्ष? एमएस स्वामीनाथन ने, कि उस समय प्रयोग में आने वाली लंबी किस्मों की शारीरिक बनावट ही अधिक उत्पादन के मार्ग में एक बाधा सिद्ध हो रही है। अधिक उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है उस फसल का? कि भाई उसमें जो आने वाली लंबी किस्मों की शारीरिक बनावट है वही उसमें बाधा उत्पन्न कर रही है उसकी अधिक उत्पादकता में। उन्होंने उक्त पौधे की किस्मों की उत्पत्ति की प्रक्रिया की ही जननिक कार्यशैलियों को पुनः निर्देशन पर जोर दिया कि किस प्रकार की किस्मों में जनन होने के पश्चात ये किस्म तैयार हो रही है। सन 1970 और 80 के दशक के दौरान गेहूं की जननिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नए किस्म के बीजों वाले उच्च उत्पादकता के छोटे आकार के गेहूं की किस्मों का विकास किया गया। चाहे गेहूं बड़े थे लेकिन उनमें उच्च उत्पादकता नहीं थी। वो बड़े गेहूं ही उनके कम उत्पादकता के लिए जिम्मेदार थे। अब उन्होंने क्या किया कि ये जो किस्म तैयार हो रही है ये किसी जो आपकी माता पिता या फिर जो हमारे जनक पौधे हैं उन्हीं से ही तैयार हो रही होगी। तो उन्होंने इसकी पूरी हिस्ट्री चेक करना चालू की कि किन जनकों के द्वारा ये किस्म तैयार हुई है और उसी से उन्होंने निष्कर्ष निकाला और उसी के माध्यम से उन्होंने ऐसी बीज वाले उच्च उत्पादकता वाले गेहूं की किस्मों को तैयार किया जिसमें उत्पादकता ज्यादा थी लेकिन उनका आकार क्या था? छोटा था। आगे देखिए, इसी दौरान कुछ महत्वपूर्ण किस्में जैसे कि कल्याण सोना, शरबती सोनारा, सोनालिका जैसी उच्च उत्पादकता की किस्मों का विकास हुआ जिन्होंने खादों और सिंचाई की ओर अच्छा रुख अपनाया। क्लियर? तो ये कुछ किस्में आपको यहाँ पर याद रखनी है। सन 1963 में भारत सरकार ने मेक्सिको देश से प्रोफेसर जो नॉर्मन ई वॉरलॉक थे उनको आमंत्रित किया ताकि पौधे की बौनी किस्मों के उत्पादन की संभावनाओं का वे भारतवर्ष में मूल्यांकन करें। अब जब ये भारतवर्ष में आए और उन्होंने इसका मूल्यांकन किया तो देखो उन्होंने भारत में मैक्सिकी उद्भव के ही छोटे आकार के गेहूं की किस्मों को बोने का प्रस्ताव रखा। वे इस निष्कर्ष पर इस कारणवश पहुंचे क्योंकि मैक्सिको का मौसम व भूमि दोनों तुलनात्मक रूप से क्या थी? एक समान थी। तो उन्होंने कहा कि जो मैक्सिको की किस्म है उसको यहाँ पर भारत में बोया जाए। उनके सुझाव पर लेरमाराजो व सोनारा 64 नामक दो किस्मों का चयन किया गया और उन्हें खेतों में बोने के लिए प्रयुक्त किया गया। ये दो किस्म ली, इनको खेतों में बो दिया। इन किस्मों के प्रयोग से गेहूं की उत्पादकता कई गुना बढ़ गई और हमारे गेहूं के निर्यात में क्या आ गई? क्रांति आ गई। तो इस तरीके से हरित क्रांति का क्या हुआ? उद्भव हुआ। डॉक्टर बॉरलॉग मैक्सिको सरकार तथा रॉकफेलर फाउंडेशन की सहकारी योजना के अंतर्गत गेहूं अनुसंधान व विकास कार्यक्रम के मुखिया के रूप में जुड़े। सन 1966 में उनकी गेहूं के विकास की गुपचुप क्रांति ने संसार भर का ध्यान जो है वो आकर्षित किया। ये कुछ हिस्ट्री है हरित क्रांति से रिलेटेड। तथा मैक्सिको में ही अंतरराष्ट्रीय गेहूं व मक्के के विकास का केंद्र स्थापित किया। सन 1970 में उन्हें हरी क्रांति लाने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इसी हरी क्रांति ने भारत की इतनी मदद की थी। आगे देखिए, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन एक बेहतरीन उत्परिवर्तन जनिक वैज्ञानिक रहे हैं। कौन? आपके एमएस स्वामीनाथन। इन्होंने 1967 में उगाने के लिए शरबती सोनारा नामक किस्म को निर्मित किया। उत्परिवर्तन जनन के कार्यक्रम में सोनारा 64 को अल्ट्रावायलेट किरणों से पारित करके उन्होंने इस किस्म का निर्माण किया। क्लियर? तो ये क्या थी? आपकी हरित क्रांति की कुछ यहाँ पर हिस्ट्री थी, इतिहास था कि किस प्रकार से भारत के अंदर उच्च उत्पादकता वाली किस्मों को तैयार किया गया,
किस प्रकार से भारत के अंदर हरित क्रांति को लाया गया। आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।